प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर और सोलन में भाजपा की विजय संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। भाजपा कल अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और डी कंपनी के 3 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट किया दायर। एनआईए ने किए बड़े खुलासे, कहा मामले की जांच जारी। रविवार से मिस्र में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन के 27वें संस्करण में भाग लेने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे शर्म अल शेख। कहा सीओपी का 27वां संस्करण हो कॉप ऑफ एक्शन। पाकिस्तान के मीडिया नियामक ने टीवी चैनलों पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर लगाई रोक। कहा इसके प्रसारण से लोगों में पैदा होगी नफरत और राष्ट्रीय सुरक्षा को होगा खतरा। आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत कल अपने अंतिम सुपर 12 मुकाबले में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा। ग्रुप 1 के अंतिम सुपर 12 मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर और सोलन में चुनावी जनसभाएं की। सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के तीव्र विकास के लिए स्थिर सरकार का चुना जाना बहुत महत्वपूर्ण है और ये 21वीं शताब्दी की मांग है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी। सोलन ने मुझे खूब खिलाया भी है और सोलन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है और इसलिए मैं सोलन का डबल कर्जदार हूं और इसलिए मुझे हिमाचल में डबल इंजन की सरकार आप सबसे आशीर्वाद से बनेगी, ये पूरा विश्वास है, आपके प्यार पर विश्वास है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले सुंदरनगर की जनसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी और हिमाचल लगातार पीछे होता चला गया। बीच बीच में भाजपा की सरकार बनने पर विकास का काम आगे बढ़ा। जुबान की कीमत होती है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की जुबान जनता जनार्दन को समर्पित होती है, जनता जनार्दन के लिए संकल्पित होती है। भाई, 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने की वजह से हमारे रिटायर्ड फौजी साथियों की जेब में, उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक्त और 60,000 करोड़ रुपया मेरे इन फौजी परिवारों के जेब में गए। भाई, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग सिंह ठाकुर समेत तमाम स्टार प्रचारकों ने धुआंधार रैली की, तो कांग्रेस पार्टी ने आज हिमाचल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता भी हिमाचल में जनता तक पहुंच रहे हैं और वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने गुजरात में पहले चरण के होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं गुजरात में होने वाले विधानसभा के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने में अब जब 1 सप्ताह का समय बाकी रह गया है, राजनीतिक दल हर तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के साथ एक के बाद एक कई रैलियां कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में 4 जनसभाएं की, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी में 3 जनसभाएं की। दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये तीनों फैक्ट्रियां कब लगी भाई, कब लगी?
जब शांता कुमार मुख्यमंत्री थे, जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। वीरभद्र जी बोलते थे मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा, मैं 19 साल रहा, मैं 17 साल रहा। कित्या क्या? आपके हकों की रक्षा किसने की? ये फैक्ट्रियों ने यहां रोजगार दिया कि नहीं दिया? आर्थिक संपन्नता लाई कि नहीं लाई? विकास का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये किसका हक है जो आपको 12 तारीख को तय करना है? ना रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया। और ये केवल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की कहानी नहीं है। पंजाब साथ लगते सूबे में सरकार बनाने से पहले इन्होंने पर्चे भरवाए थे कि आपके कर्जे माफ करेंगे किसानों के। किसानों के कर्जे भी माफ नहीं किए और फिर किसानों ने भी कांग्रेस को माफ नहीं, साफ करने का ही काम किया था मेरे भाइयों ने। कांग्रेस ने हिमाचल, हिमाचलियत और हम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने के अलावा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने का बड़ा वायदा किया है। इसके साथ ही 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने का वायदा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया है। 10 गारंटी लेके कांग्रेस पार्टी आई है ताकि बागबान हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, महिला है, मजदूर हैं, उसको रोजगार मिले, उसके आय में वृद्धि हो। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर और घुमारवीं में रोड शो किया और जनता से राज्य में नए इंजन की सरकार लाने की अपील की। वहीं गुजरात में विधानसभा के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया का काम शुरू हो गया है। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए 14 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने गांधीनगर में राज्य भाजपा कार्यालय में अग्रसर गुजरात अभियान की शुरुआत की। भाजपा अगले 10 दिनों तक जनता से सुझाव मांगेगी और इन सुझावों को घोषणा पत्र में स्थान देगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का दौर शुरू होने के साथ ही नेताओं का अपनी पार्टी से मोह भंग होना शुरू हो गया है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास ने जहां पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, इस बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा के लिए 21 उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की। इस तरह आपने अब तक 139 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गांधीधाम में रोड शो किया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमालपुर और असरवा में रोड शो कर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। दोनों राज्यों में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ और गए। निर्वाचन आयोग ने ट्वीट कर वीडियो साझा किया, देखिए। प्यारे बेटा, जब आप बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख करके क्या करोगे? देश को उठाने के लिए, देश को भलाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े हो करके वोट देना होगा। मेरा नाम श्याम शरण नेगी। मैं इंडिया का पहला वोटर हूँ। ये इलेक्शनों का सिलसिला 1952 से चला, लेकिन हमारे कन्नौर में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। कोई वोट ऐसा नहीं कि मेरे से छूट गया हो। पंचायत का बोलो, विधानसभा का बोलो, हर समय मैं वोटिंग देता आ रहा हूँ। चाहे बर्फ पड़े या बारिश, ये काम हर दफा
मैं पूरा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एनआईए ने डी कंपनी सरगना दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और डी कंपनी के 3 गिरफ्तार किए गए सदस्यों के खिलाफ अब तक का पहला आरोप पत्र दायर किया है। आरिफ भाईजान, शब्बीर और सलीम फ्रूट इस मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं। उनके खिलाफ 3 फरवरी 2022 को मुंबई में एनआईए पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक ये सभी आतंकी गतिविधियों के लिए धन की व्यवस्था करने का आरोपी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मकोका और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को मुंबई और भारत के अन्य भागों में सनसनीखेज आतंकी गतिविधियों के लिए दाऊद और छोटा शकील के हवाला चैनलों से बहुत राशि मिली थी। जांच एजेंसी ने बताया कि मामले में अभी जांच जारी है। और वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मिस्र में होने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन के 27वें संस्करण के लिए शर्म अल शेख पहुंचे, जहां वे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीओपी का 27वां संस्करण कॉप ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसमें जलवायु वित्त को परिभाषित करने, अनुकूलन और हानि और क्षति के परिणामों पर विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे भारत जल सप्ताह 2022 के समापन समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। वहीं उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना की और इसे सतत जारी रखने पर जोर दिया। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में भारत जल सप्ताह 2022 का समापन शानदार रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये समापन समारोह एक संकल्प की शुरुआत है। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के प्रयासों समेत गैस कनेक्शन, बिजली और केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, जिससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है। I would therefore appeal to one and all, and particularly media, to propagate a thought process that we all must work towards optimum and efficient utilization of natural and energy resources in any form: electricity, water, petrol, gas. सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा की थीम पर आधारित इस 5 दिवसीय भारत जल सप्ताह के इस कुंभ में 28 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सतत विकास के लिए जल प्रबंधन, नवीनतम विकास और समाधानों पर मंथन हुआ। पानी जैसा विषय, जिस विषय में हमें अनेक नवाचारों के साथ में इस चुनौती को, जो चुनौती आज विश्व के सामने, मनुष्य मात्र के सामने और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, उस विषय पर हम सबको साथ आने, साथ बैठने, साथ काम करने, एक लय में सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। खेती में जल की सबसे अधिक खपत पर मंथन का दौर चला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंकड़ों के जरिए समझाया कि सरकार ने 70 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा है। कृषि के क्षेत्र में जल को प्रबंधित करना, जल का समुचित उपयोग हो, इसके लिए लोगों की आदत में परिवर्तन करना, यह एक कठिन कार्य है। और इसके लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता के लिए अभियान चला, उसी दिशा में हमको एक कैंपेन की ओर जाना पड़ेगा। भारत जल सप्ताह में सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा पर भरपूर चर्चा हुई। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के तहत कल नई दिल्ली में प्रिवेंटिव विजिलेंस पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन वैपकोस और एनपीसीसी ने किया था। इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय में सचिव
पंकज कुमार ने वेबकोस और एनपीसीसी में निर्देशों और दिशा निर्देशों का संग्रह भी जारी किया और VAW 2022 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस सम्मेलन में जल शक्ति मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तिरुवनंतपुरम में आज P परमेश्वरन मेमोरियल लेक्चर 2022 में शामिल हुई। निर्मला सीतारमण ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने परमेश्वरन जी के मानवता के लिए उनके योगदान को याद किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को दुनिया में नई पहचान दी है। So this Atmanirbhar Bharat announcement is my pivot. Atmanirbhar, we are still talking about it when India is at 75. Wasn't India Atmanirbhar before? That's not to say that India is going to claim the territory now, but if it is going to place emphasis on Atmanirbhar, given that the globe itself, even on the one hand, when we are saying global value chains, everybody will have to integrate with one another. You have to have raw materials, intermediary products coming to India. India should also produce and value add to a lot of commodities and be a part of the global value chain so that we export commodities. We are also able to integrate the requirement of skilled workers from the raw material to the final product and so on. So you're part of the global thirst to develop and provide good living standards for the world. और पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी संदीप सिंह की कोर्ट में उसे पेश किया। वहीं पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है। उधर सुधीर सूरी के शव का पोस्टमार्टम आज अमृतसर के राजकीय चिकित्सा कॉलेज में किया गया। सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या की जांच अपने हाथ में ले सकती है। इस मामले के आरोपियों के खालिस्तानी आतंकवादी समूहों के साथ कथित संबंध बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले के सिलसिले में NIA की एक टीम को पंजाब भेजा गया है। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सुधीर सूरी की कल अमृतसर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक मंदिर के बाहर प्रदर्शन में हिस्सा लेते समय दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूरी शहर में सबसे व्यस्त स्थानों में से एक मजीठा रोड पर गोपाल मंदिर के प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सुधीर सूरी हत्याकांड को लेकर अमृतसर में आज दिन भर तनाव का माहौल रहा। अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर व चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में आज जहां दिन भर प्रदर्शन होते रहे, वहीं शिव सैनिकों ने शाम के समय अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग को जाम कर दिया। शिवसेना पंजाब के प्रमुख सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार कल अमृतसर में किया जाएगा और पंजाब सरकार सुधीर सूरी के परिवार को सुरक्षा देगी। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के तट पर गडौली धाम स्थित है, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। यहां तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। इसी के साथ काशी में देव दीपावली की शुरुआत हो गई। इस तुलसी विवाह के आयोजन में आयोजकों ने जनता से 5 दिए तुलसी के नाम का आह्वान किया है। हमने नाम दिया है 5 दिए तुलसी के नाम। चलो चले गडोली धाम। सब 5 दिए अपने घर से लाए या यहाँ से लेकर, मगर जलाए, ये प्रार्थना है सबको हमने करी है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने सभी टीवी चैनलों पर पूर्व प्रधानमंत्री व PTI प्रमुख इमरान खान के भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण या पुनः प्रसारण पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि इस तरह की सामग्री को प्रसारित करने से लोगों में नफरत पैदा होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आगाह किया है कि किसी भी उल्लंघन के मामले में वो प्रसारण लाइसेंस को निलंबित कर देगा। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज इमरान खान द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों का एक आयोग गठित करने की मांग की है।
इमरान खान ने शरीफ और गृह मंत्री के साथ साथ एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पर उनकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था। गुरुवार को पंजाब के वजीराबाद जिले में हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर 2 बंदूकधारी हमलावरों ने हमला किया था। गोलीबारी में उनके दाहिने पैर में गोली लग गई थी। हमले में एक की मौत भी हो गई थी। और वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कराची से सिख तीर्थयात्रियों को लेकर ननकाना साहिब जा रही विशेष ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। शोरकोट और पीर महल रेलवे स्टेशन के बीच हुए हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बचाव दल तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचा। राहत कार्य शुरू किया गया। हादसे के बाद यात्रियों के प्रस्थान की व्यवस्था की गई। बचे सिख तीर्थयात्रियों को ननकाना साहिब रवाना करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। संघीय मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। खेल की खबरों की बात करें तो आईसीसी टी20 विश्व कप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए और 2 गेंद रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से एलेक्स हेल्स ने 47 रन बनाए जबकि बेन स्टोक्स ने 42 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पहले ग्रुप से सेमीफाइनल की दोनों टीमें तय हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड की टीम पहले स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंची, वहीं इंग्लैंड ने दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उधर टी20 विश्व कप 2022 के सुपर 12 में भारतीय टीम रविवार को जिम्बाब्वे के सामने चुनौती पेश करेगी। ये मुकाबला मेलबर्न स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। टी20 विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। इस मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे की टीम टी20 फॉर्मेट में 6 साल बाद आमने सामने होंगी। टी20 विश्व कप के सुपर 12 में भारतीय टीम अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। ये मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा। टी20 विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट के इस संस्करण में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने पहले पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड को हराया। उसके बाद तीसरे मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद टीम ने वापसी करते हुए बांग्लादेश को मात दी। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को 1 जीत की तलाश है। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मैच बारिश की वजह से रद्द भी हो जाता है तो भी भारतीय टीम के पास 7 अंक होंगे। ऐसे में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम 4 मैच में 3 अंकों के साथ पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को हराकर उलटफेर कर चुकी जिम्बाब्वे की टीम भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। ये दोनों टीमें टी20 फॉर्मेट में 6 साल बाद आमने सामने होंगी। दोनों टीमें पिछली बार साल 2016 में हरारे में भिड़ी थीं। तब उस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को 3 रन से जीत हासिल हुई थी। भारत जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमें 7 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं, जिसमें भारत को 5 बार जीत मिली है। वहीं 2 मुकाबले जिम्बाब्वे के नाम रहे हैं। दोनों टीमों के बीच ये सभी मैच जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में खेले गए हैं। ऐसे में पहली बार किसी दूसरे मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मौजूदा टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं। वे 4 में से 3 मैच में अर्धशतक लगा चुके हैं। सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। रोहित और केएल राहुल एक अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में भारतीय गेंदबाजों का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 9 विकेट झटके हैं। वहीं हार्दिक पांड्या ने 6, मोहम्मद शमी ने 4 और भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। टीम सुपर 12 के इस आखिरी मुकाबले में शानदार जीत करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेकरार है। भारतीय टीम की कोशिश जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी होगी। ये नहीं भूलना होगा कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को मात दे चुका है और बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका करीबी मुकाबला हुआ था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज।
और वहीं टी20 विश्व कप के सुपर 12 राउंड में भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला शनिवार को जिम्बाब्वे के साथ खेला जाएगा। मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने भी फैंस पहुंचे। प्रशंसकों से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने, देखिए। भारत और जिम्बाब्वे का मैच संडे को खेला जाना है। सुपर 12 का आखिरी मैच है भारत का, और भारत ये मुकाबला जीत जाता है तो सेमीफाइनल में वो टॉप पर, हम कह सकते हैं कि अपने ग्रुप पे टॉप पर जगह बना लेगी और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। विराट कोहली का टीम मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है और विराट कोहली का जन्मदिन भी है। और आप देखिए कि विराट कोहली वहाँ पर अभी बल्लेबाजी कर रहे थे, अभी वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच के साथ। और यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में लोग आए हैं विराट कोहली को विश करने के लिए, उनको हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। और आप देखिए अच्छे खासे लोग यहाँ पर आए हैं और ख़ासकर ये विराट कोहली के लिए आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये सब विराट कोहली को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। अब कैसे विश कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, वी लव यू। उन्होंने आप देखा, आप सभी को रिप्लाई किया कुछ? किया है, थम्स अप भी किया एंड हाई भी किया। बस वो अभी बिजी है प्रैक्टिस में, सो ज़्यादा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं, बट ठीक है, स्टिल वी लव हिम। सो हम लोग बार बार उनको विश कर रहे हैं एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर द मैच। सबसे बड़ा गिफ्ट होगा अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है और यहीं पर फाइनल मुकाबला होगा अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो। यस डेफिनेटली, और हम लोग को तो बड़ा गिफ्ट होगा। हम लोग इतना इंडिया से आए यहाँ पे ट्रैवल करके, सो वी आर मतलब हम होपिंग के वो जीती जाएंगे एंड दैट विल बी बेस्ट गिफ्ट फॉर अस एंड हिम एज वेल ऑन हिज बर्थडे। बहुत शुक्रिया। चलिए अब देखिए भारत का जिम्बाब्वे से मुकाबला है और हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो 7 मुकाबले भारत और जिम्बाब्वे के बीच में खेले गए हैं और भारतीय टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं और 2 जिम्बाब्वे जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन अब देखिए कि टीम इंडिया के अभी ये यहाँ पर 6 अंक हैं। अगर ये मुकाबला भी अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो 8 अंक हो जाएंगे, यानी ग्रुप 2 में जो है टीम इंडिया यहाँ पे टॉप करेगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैच से एक दिन पहले आर अश्विन आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम हम किसी को नहीं कह सकते हैं। जिम्बाब्वे इज़ नो ब्रश ओवर, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान को उन्होंने मात दी, बांग्लादेश के साथ उनका एक थ्रिलर देखने को मिला था। तो उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया ये मुकाबला जीतेगी और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। प्रैक्टिस चल रही है, अभी आपके राहुल को देख सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए 3 नेट से। हार्दिक पांड्या उस साइड हैं, विराट कोहली भी अभी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी वो बात कर रहे हैं टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ के साथ। और ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन नहीं है, तकरीबन सभी यहाँ पर आए हैं और देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करती है नहीं करती। लेकिन ये अभी अनलाइकली लग रहा है जिस तरह से टीम इंडिया अभी वर्ल्ड कप में प्रदर्शन करती आई है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मेलबर्न से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।